Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज की करंट अफेयर्स की लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारी सी सुबह में प्यारी सी करंट अफेयर्स की लेक्चर के साथ आपके दिन की शुरुआत करने हम फिर से आज आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज है 18 सितंबर। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे कि हम धन्यवाद ज्ञापन क्यों कर रहे हैं। तो धन्यवाद ज्ञापन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल के दिन अर्थात 17 सितंबर को ही हमारे अचीवर्स का 1 साल पूरा हुआ था। आप लोगों का प्यार और सहयोग हमें बहुत मिला। आशा है कि आगे भी आप लोगों का प्यार और सहयोग हमें मिलता रहेगा। आप लोगों ने जितना सपोर्ट हमें टेलीग्राम पर दिया है, टेलीग्राम चैनल पर दिया है, उतना ही सपोर्ट आप लोग हमें यूट्यूब पर भी देंगे। इसी आशा के साथ मैं आपको ये भी बता दूं थोड़ा सा कि यह ग्रुप, यह चैनल जितना हमारा है उतना ही आपका भी है। तो आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं या आपको हमसे कोई शिकायत है तो हमें डायरेक्टली मैसेज करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में जीमेल दिया हुआ है, आप जीमेल से मैसेज कर सकते हैं या फिर पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारे फेसबुक पर ज्वाइन होकर वहां से डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। आपको हमेशा वहां उत्तर मिल जाएगा। ओके, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे अचीवर्स की स्थापना का 1 दिवस 1 साल पूरा हुआ। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने लोग पुराने भी हैं वो लोग ध्यान से बेल आइकन को दबाइए और दबाकर ऑल वाले सेक्शन पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले। आप लोगों ने ऑल पर क्लिक नहीं कर रखा है, इसलिए ऑल पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न बहुत ही आसान सा, बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक प्रश्न है। 17 सितंबर 2020 को मनाए गए पहले विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के लिए थीम क्या था? अब देखिए, आपको जैसा कि पता चल रहा होगा कि पूछने का ट्रेंड बदल गया है। अब पहले पूछा जाता था डायरेक्ट, यदि पहले प्रश्न पूछना था तो इस तरह से पूछता था कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो डायरेक्टली आंसर 17 सितंबर हो गया। लेकिन अब पूछने लगा है कि कोई भी दिवस है उसका विषय क्या है, थीम क्या है। तो जो कल मनाया गया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, उसका थीम था स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए एक प्राथमिकता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अच्छा, यह पहली बार मनाया गया है, यह याद रखना है। क्यों मनाया गया है? तो सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और मरीजों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक कार्रवाई के लिए 17 सितंबर 2020 को पहला विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। किसके द्वारा मनाया जा रहा है? तो यही WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए कि कैसे इसका कहां पर यह पारित हुआ कि भाई ग्लोबल मनाया जाएगा, पूरा विश्व में मनाया जाएगा। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा संगठन कौन है? UNO, आपको पता होगा। तो उसी में 29 मई 2019 को विश्व स्वास्थ्य सभा ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाने का संकल्प लिया। ठीक है, यह दिन एक वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में रोगी की सुरक्षा को मान्यता देता है। इतना बातें आपको नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है कि 17 सितंबर 2020 को मनाए गए पहले विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का विषय क्या था। तो इसका विषय था स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए एक प्राथमिकता। अब जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा मतलब आप लोग जान रहे होंगे, अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो इसमें जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है ये कौन है? ये वही लोग हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा। जो लोग मेडिकल स्टाफ जितने भी हैं वे लोग सभी, तो बस उन्हीं पर आधारित ये थीम था। ठीक है, तो बहुत हो गई। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है, सरकार गुजरात में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित करेगी? तो सरकार, अभी संसद का कौन सा सत्र चल रहा है? इसका जवाब आपको देना है। छोड़िए, मैं ही बता देता हूं। संसद का अभी मानसून सत्र चल रहा है और इस सत्र में एक विधेयक पारित किया गया। कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पारित किया गया। इस विधेयक के अंतर्गत गुजरात के जामनगर में एक आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। यह प्रश्न आगे आने वाली परीक्षाओं, खासकर रेलवे के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सिंपल सा प्रश्न है कि आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में और जामनगर में। इस प्रश्न का उत्तर यह हुआ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास के समग्र अध्ययन और इसके इंटरफेस के साथ दुनिया की अन्य संस्कृतियों के संचालन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का प्रमुख कौन होगा? लंबा सा प्रश्न है,
छोटा में समझिए कि संस्कृति मंत्री कौन है अभी, प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने लोकसभा में जानकारी दी है कि हम एक समिति का गठन किए हैं। तो पूछा भाई क्यों, किस लिए समिति का गठन हुआ? तो समिति का गठन इसलिए हुआ है ताकि दुनिया को पता चल सके, हम सभी को पता चल सके कि भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति कैसी हुई, उसका विकास कैसे हुआ, इस सब का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही साथ दुनिया के अन्य संस्कृतियों के साथ इसका संचालन कैसे था, इसका कोऑर्डिनेशन कैसे था, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और उस समिति में 16 मेंबर हैं और इस समिति के अध्यक्षता के.एन. दीक्षित को सौंपी गई है। ये प्रश्न था और इस प्रश्न का उत्तर के.एन. दीक्षित था। ये जो समिति बनाई गई है इसकी अध्यक्षता के.एन. दीक्षित द्वारा की जाएगी। अब थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि संस्कृति मंत्री कौन है, तो प्रहलाद सिंह पटेल है। बस इतनी बातें बहुत हो गई। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक निम्नलिखित में से किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सऊदी अरब। अभी इन्वायरमेंट पर हमें काम करने की काफी जरूरत है क्योंकि हम लोग काफी दूषित कर चुके थे। अभी थोड़ा सा लॉकडाउन के चलते थोड़ा सा बेहतर हुआ है, 3-4 साल इससे काम चल जाएगा, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हमें सोचना पड़ेगा बैठकर। तो इसी सॉल्यूशन को सोचने के लिए G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक, पर्यावरण के मंत्री की बैठक की गई। अब आप लोग बोलिएगा कि ये प्रश्न हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इंडिया तो है नहीं G20 में। तो देखिए, इंडिया G20 में नहीं है, लेकिन इंडिया G20 के मेंटर के रूप में काम करता है। G20 आपको पता होगा कि विश्व के प्रमुख 20 देशों का समूह है। 20 देश नहीं है, उसमें यूरोपीय देश है और एक यूरोपियन लीग है। ठीक है, ये है हमारा G20 के बारे में आगे जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ये बात हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सऊदी अरब की अध्यक्षता, अभी G20 के अध्यक्ष सऊदी अरब है। ठीक है, तो सऊदी अरब की अध्यक्षता G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। कोरोना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही एक जरिया है। अब देखिए, हमारे देश की बात आई कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस साल G20 के तहत भूक्षरण और कोरल रीफ संरक्षण कार्यक्रम के वैश्विक पहल की शुरुआत की सराहना की। यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कोरल रीफ संरक्षण। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कोरल रीफ संरक्षण कार्यक्रम के वैश्विक पहल की शुरुआत किस ग्लोबल क्या उसको बोलते हैं, ग्रुप, हाँ, किस संगठन, किस ग्लोबल संगठन में हुई? तो यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। तो याद रखिएगा कि G20, और G20 तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि यूरोपियन देश का एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का समूह है जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। यह जिस देश में इसकी सम्मेलन होना है, जिस देश में इसका समिट होना है, वही देश उसका अध्यक्ष बन जाता है। जैसे इस समय अभी सऊदी अरब में हो रहा है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, इतना बड़ा नाम है। ठीक है, सऊदी अरब के राजा जी हैं। और सऊदी अरब की बाकी बातें आपको पता होगी कि इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी रियाद है, करेंसी सऊदी रियाल है। अच्छा, सऊदी अरब का थोड़ा सा मैप भी है, आप लोग देख लीजिए। सऊदी अरब तो आपको पता होगा कि एशिया में है। ये देखिए हमारा सऊदी अरब है। सऊदी अरब गल्फ कंट्री के अंतर्गत आता है, खाड़ी देश के अंतर्गत आता है। तेल यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में उपजाया जाता है, सॉरी, तेल यहाँ बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। ये बात याद रखना है कि मक्का मुसलमानों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। मक्का जो कहाँ है, सऊदी अरब में है। बस इतनी बातें बहुत हो गई सऊदी अरब के बारे में। ठीक है, बाकी ये किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है ये आपसे पूछेगा नहीं, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान क्या है? ये देखिए, विश्व बैंक हर एक वर्ष ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रैंकिंग 2020 हर एक वर्ष अपना अपना वर्ष के हिसाब से रैंकिंग जारी करता है। किसी वर्ष कुछ मेंबर कितने ही कंट्री भाग लेते हैं, किसी वर्ष कुछ कंट्री भाग लिए, किसी वर्ष कुछ कंट्री भाग लिए। तो इस वर्ष टोटल 174 देश था जिसमें भारत का स्थान 169वां था। यदि पिछले वर्ष की हम लोग बात करें तो पिछले वर्ष 157 देश भाग लिया था और जिसमें भारत का स्थान 115वां था। तो इस रेशियो में हम कह सकते हैं कि भारत थोड़ा सा स्लिप डाउन हुआ है, नीचे गिरा है। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में जानिए थोड़ा सा। इस फैक्ट के बारे में आपको और कुछ जानना नहीं है कि क्या है ये इंडेक्स, बस यही याद रखना है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1944 जुलाई, नहीं पूछेगा।
वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी पूछता है। पर्पस ऑफ वर्ल्ड बैंक क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो सभी को पता है। मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक 189 कंट्रीज, 173 कंट्रीज, बस इतना, ये सब नहीं पूछता है। ये देखिए पूछेगा कि प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है? डेविड मालपास। और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है? अंशुला कांत। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के हैं। ओके, अब अगले प्रश्न की हम लोग चलेंगे। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग बहुत जान लिए, अभी हमारा इकोनॉमी डाउन हो चुका है। वर्ल्ड बैंक के बारे में और कितना जानना है? बहुत हो गया। अगला प्रश्न है, लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है? आपको पता होगा, ये सब बहुत रेयर केस होता है कि मंत्री लोग अपना पैसा कम करने का विधेयक पारित करवाएं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ही खतरनाक वायरस, आपको पता होगा, कोविड-19 अभी देश में चल रहा है, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है। तो सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ थोड़ा सा सहयोग कर देते हैं। तो इस सहयोग में ये लोग अप्रैल 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक 1 वर्ष तक 70% वेतन ही लेंगे, बाकी 30% वेतन इनका कटेगा। अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि यह बात अप्रैल 2020 से ही लागू है, तो ये अभी हमें क्यों पढ़ना है? अप्रैल 2020 में ही पढ़ लेना था। तो देखिए, अभी पारित हो रहा है, ये आपको सोचना होगा। सोच रहे होंगे कि अप्रैल 2020 की बात है, उस समय क्यों पारित नहीं हुआ, अब क्यों पारित हुआ? तो भारत में एक अध्यादेश टाइप का कुछ भी चीज होता है। राष्ट्रपति साहब अध्यादेश जारी करते हैं, जब संसद का कोई सत्र नहीं चलता है तो अध्यादेश जारी करते हैं, और वो अध्यादेश 6 महीना तक रहता है। उसके बाद यदि 6 महीना के अंदर संसद में उसको देखना है, यदि वह पारित हो गया तो एक्ट बन जाएगा, नहीं पारित हुआ तो 6 सप्ताह रहकर खत्म हो जाएगा। आपको जवाब देना है कि अध्यादेश किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल, किस आर्टिकल में पॉलिटी के अध्यादेश के बारे में वर्णन किया गया है, ये आपको कमेंट में करना है। और हमें लगता है इसके बारे में बात बहुत जान लिए, अब रहने देते हैं। अगले प्रश्न की हम लोग चलेंगे। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी द्वारा कराया जाएगा? पुराना संसद भवन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया हुआ, शायद एनटीपीसी की आप लोग यदि टेस्ट दे रहे होंगे, एनटीपीसी की सीरीज को देख रहे होंगे, तो उसमें यह प्रश्न था कि किसने डिजाइन तैयार किया था, किसका? संसद भवन का। तो यदि आप लोग एनटीपीसी की वीडियोज नहीं देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग अपने प्रश्न पर फोकस करेंगे कि नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी द्वारा कराया जाएगा। तो संसद भवन के निर्माण को लेकर एक बिडिंग हुआ, जैसे आईपीएल में प्लेयर बिकता है, उसी तरह से किसको ठेका दिया जाए, इसके लिए बिडिंग हुआ। उस बिडिंग में एल&टी और टाटा, मतलब लार्सन टुर्बो और टाटा कंपनी दोनों थी, तो टाटा उसमें जीत गई और अब संसद भवन का निर्माण टाटा करेगी। नए संसद भवन का निर्माण कहाँ होगा? जो संसद भवन है दिल्ली में, उसके जस्ट सामने ही नए संसद भवन का निर्माण होगा। अच्छा, थोड़ा सा लार्सन एंड टुर्बो का नाम आया है तो ये बात आप लोग जानते रहिए कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो इसी के सहयोग से बन रहा है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह क्या नए संसद भवन का निर्माण कैसे कैसे क्या होगा। तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नई इमारत संसद की मौजूदा इमारत के नजदीक बनाई जाएगी और 21 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। मतलब अभी तो स्टार्ट कार्य का पता नहीं चला है, लेकिन 21 महीने में अनुमान है कि पूरा हो जाएगा। मतलब करीब 12 महीना और 9 महीना, मतलब 1 साल पौने 2 साल के लगभग लगेगा। ठीक है, ये हुई इतनी बातें, और इसमें बहुत सारी बातें हैं कि इस रोड का निर्माण किया जाएगा, बहुत सारी बातें हैं, आप लोग को उतना जानना नहीं है, बस ये जानना है कि कौन बनाएगा, तो टाटा। अगला प्रश्न है, आईबीएसए विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से अध्यक्षता किसने किया था? आईबीएसए इंपॉर्टेंट है। आईबीएसए का फुल फॉर्म होगा आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील, एस फॉर साउथ अफ्रीका, एस ए फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये आईबीएसए विदेश मंत्री का बैठक हुआ। देखिए सिंपल सा प्रश्न है कि विदेश मंत्री का बैठक हुआ तो कौन करेगा? विदेश मंत्री ही करेगा, और अभी विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ये फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि आईबीएसए का फुल फॉर्म क्या है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा कि भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, कोई भी 2 देश 3 देश मिलकर अभी कुछ न कुछ बना लेते हैं। जैसे आपको याद होगा, थोड़ा सा बता देता हूँ, याद आ गया गलती से कि बेनीलक्स कंट्री है कहीं पर, यूरोप में बेनीलक्स कंट्री है, तो इसमें क्या क्या है? बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है। तो इस तरह से 2-3 देश कुछ मिल गया और कोई को संगठन बना लिया, तो ये होता रहता है आजकल, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका की पॉइंट क्या है? वही जो अभी वर्तमान में मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, ये वो, उस सब से निपटने के लिए ये सब आपस में बात विचार किए। कैसे? वर्चुअली, क्योंकि वायरस चल रहा है अभी।
अगला प्रश्न है, ये देखिए चुनावी जुमला, किस देश ने अपने नागरिकों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन देने की योजना की घोषणा की है? अमेरिका। क्यों घोषणा कर रहा है? चुनाव है, चुनाव के लिए कुछ भी करेगा, सीख रहा है इंडिया से। और बस इसके बारे में अब कुछ नहीं जानिए, इतना ही जानिए कि इसका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क सिटी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, लेजिस्लेचर कांग्रेस, अपर हाउस लोअर हाउस कोई मतलब नहीं है, करेंसी डॉलर। अमेरिका का मैप आप लोग देख देख के पक गए होंगे, इधर हाल ही रोज न्यूज में अमेरिका रहता होगा, तो अब मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, बस आप लोग मैप जानते हैं कि अमेरिका कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है। अच्छा, इधर आप लोग सभी जानते होंगे कि अमेरिका को ये डिवाइड करेगा, इधर ये डिवाइड कर रहा है। आप लोग थोड़ा सा ये जानिए कि ये जो अमेरिका को इंटरकंटिनेंटल मतलब कंटिनेंट से कौन कौन जल संधि डिवाइड करता है, तो यहाँ पर होगा बेरिंग स्ट्रेट होगा, जो यहाँ पर एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अमेरिका में जो एक ऐसा करके गई है रॉकी माउंटेन, उसके बारे में जानिए कि रॉकी माउंटेन अमेरिका में बहुत फेमस है। जिस तरह से हमारे यहाँ हिमालय है, उसी तरह से अमेरिका में रॉकी माउंटेन है, और रॉकी माउंटेन के करगी साइड एक हवा चलती है, गर्म हवा, जिसका नाम है चिनूक, और इसी के नाम पर एक हेलीकॉप्टर हमारे देश में आया है। किसके द्वारा? अमेरिका ही सेंड किया है। अमेरिका की यही नीति रहती है, दो देश को आपस में तनाव करवा, हमारा हथियार बिकेगा। ये हो गई अमेरिका की नीति, उससे लेना देना नहीं है। ये याद रखना है कि चिनूक क्या है? एक गर्म हवा है, कहाँ चलती है? नॉर्थ अमेरिका में चलती है। ठीक है, और चिनूक ये है क्या है? चिनूक एक हेलीकॉप्टर भी है जो अमेरिका द्वारा इंडिया को दिया गया है, मतलब इंडिया को बेचा गया है। और चिनूक को कौन बनाया है? तो बोइंग कंपनी चिनूक को बनाया है। इतनी बातें हो गई, अब ज्यादा बातें नहीं। अगला प्रश्न है, आज बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ साथ अन्य 12 रेलवे की परियोजना का उद्घाटन किनके द्वारा किया जाएगा? एक और चुनावी बात आ गई। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आपको पता है, इसलिए अभी कुछ भी होगा। कल ही आपको पता होगा, कल परसों, कि दरभंगा में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी कि एम्स खुलेगा। अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही वाटर को लेकर, नदी को लेकर, रिवर फ्रंट, ये सब वगैरह परियोजना चालू किए थे मोदी जी। अब फिर अब देखिए, आज मोदी जी कोसी रेल महासेतु, ये इंपॉर्टेंट है, ये कोसी रेल महासेतु बहुत पुराना परियोजना है, इसका स्टार्टिंग करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। कौन? नरेंद्र मोदी। क्या है ये की पॉइंट डालिए, क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है, पहले तो इस परियोजना की मंजूरी 2003-2004 के दौरान ही भारत सरकार द्वारा मिला था। कोसी रेल का जो महासेतु है 1.9 किलोमीटर लंबा है। परियोजना की लागत कितनी है आपको मतलब नहीं है उससे। कोसी रेल महासेतु इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंडिया का तो उससे पहले नॉर्थ बिहार से बढ़िया कनेक्शन रहेगा, साथ ही साथ हमारा नेपाल से भी सामरिक कनेक्शन बढ़िया रहेगा, हम लोग बॉर्डर पर इजीली आ जा सकेंगे। ठीक है, परियोजना को कोविड-19 महामारी के दौरान पूरा किया गया। सब माइग्रेंट वर्कर जितने थे, सब लोग घूम फिर के गांव वापस अपने आए, तो सब उस काम में लगे, उनसे उसको पैसा भी मिला और काम भी पूरा जल्दी हो गया। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है। पहले बहुत टाइम लगता था, यदि इधर आना है, कोसी पार करना है हमें, तो सबसे पहले रोहतास आते थे, रोहतास से जाके वेस्ट बंगाल गए, वेस्ट बंगाल से इधर आके तब कोसी, मतलब बहुत घूमना पड़ता था। तो उससे भी सॉर्ट आउट कर जाएगा, उस प्रॉब्लम का भी निजात हमें मिल जाएगा कोसी मेगा ब्रिज लाइन के द्वारा। ठीक है, और ज़्यादा बातें नहीं। कोसी नदी, अच्छा आप लोग सोचते होंगे कोसी नदी पर पुल क्यों नहीं बनता है? ये तो आपको पता होगा कि कोसी नदी को बिहार की शोक कहते हैं, लेकिन इस पर पुलिया क्यों नहीं बनता, इस पर डैम क्यों नहीं बनता? इसलिए क्योंकि कोसी नदी जो है ना, वो बहुत मार्ग परिवर्तन करती है, बहुत। आज यदि इस वर्ष इधर से बही है तो अगला वर्ष इधर से बहेगी, तो यदि हम इधर डैम बना भी लें तो फिर इधर से बहने लगी, तब क्या करेंगे? इसलिए कोसी नदी पर डैम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, अब छोड़िए, कोसी नदी के बारे में बहुत हो गई, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है, हाल ही में स्थापित फुटवियर और चमड़ा उद्योग विकास परिषद में कितने सदस्य होंगे? तो इसमें 25 सदस्य होंगे। देखिए क्या है यह परिषद में कुल 25 सदस्य होंगे। आर के गुप्ता 2 साल के लिए इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक विभाग है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। अभी वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। ठीक है, और उसके बारे में कुछ डिस्कस करना ही नहीं है, उतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए आप लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु के किस प्रमुख आयुर्वेद चिकित्सक और प्रतिष्ठित कोयम्बटूर के आयुर्वेद
फार्मेसी के प्रबंधक निदेशक का निधन हो गया है? तो ये PR कृष्ण कुमार थे, तमिलनाडु के कोयम्बटूर के बहुत ही फेमस थे। किसके थे? आयुर्वेद फार्मेसी के प्रबंधक निदेशक थे, इनका निधन हो गया है। बस इतनी ही बात है इनके बारे में। थोड़ा सा यदि जान लीजिए कि ये फेमस क्यों है, क्योंकि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों? किस वर्ष? 2009 में। क्यों प्रदान किया गया था? क्योंकि चिकित्सा पद्धति में लोकप्रियता इनका बहुत ज़्यादा था। और किस चिकित्सा पद्धति में? आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में 2 प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न भी शायद नहीं, आगे आने वाला प्रश्न भी आपको एक आयुर्वेद से मिलेगा। एक फैक्ट और है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय आयुर्वेद पुरस्कार के भी प्राप्त करता रहे हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद पुरस्कार दिया जाता है, तो इसके भी प्राप्त करता रहे हैं। कौन? ये PR कृष्ण कुमार। ये किसके प्रबंधक निदेशक थे? तो आयुर्वेद फार्मेसी के, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीनलैंड बर्फ के पहाड़ का हिस्सा अलग हो जाने के कारण चर्चा में है। यह क्षेत्र किस देश के अंतर्गत एक स्वशासित क्षेत्र है? तो ग्रीनलैंड किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। देखिए मैप, तब आप लोग कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर होगा। पहले देख लीजिए मैप। ग्रीनलैंड की यदि हम बात करें तो ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है। ये देखिए सबसे ऊपर में ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड, ओहो, ये रहा हमारा ग्रीनलैंड। अब देखिए ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। और डेनमार्क किधर है? इधर यूरोप में है डेनमार्क। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखिएगा, जब ग्रीनलैंड आ ही गया है तो ग्रीनलैंड ये हो गया और ये कनाडा हो गया। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच एक बहुत ही फेमस जल संधि है, डेविस स्ट्रेट। स्ट्रेट का हिंदी होता है जल संधि। ठीक है, तो ये याद रखना है कि डेविस स्ट्रेट ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है। अब हम लोग ग्रीनलैंड की बातें हो गई, थोड़ा सा अब देख लेते हैं इस पर जिसका कब्जा है। किसका कब्जा है? डेनमार्क का कब्जा है। आप लोग यदि यूरोप का मैप देखे होंगे तो ये देखिए डेनमार्क है। डेनमार्क ज़्यादा से नहीं, बस एक से ही, जर्मनी से ये अपना सीमा शेयर करता है, अपना बाउंड्री शेयर करता है। और यदि हम डेनमार्क की बातें करें तो डेनमार्क का एक प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ह्यूस्टन गाय, ह्यूस्टन एक गाय का प्रजाति है, यह कहाँ पाया जाता है? तो यह डेनमार्क में पाया जाता है, यह याद रखिएगा। और डेनमार्क की राजधानी आपको कोपेनहेगन पता है, और बाकी करेंसी जान लीजिए दनिश क्रोन है, और बाकी से मतलब नहीं है। इतनी बातें बहुत हो गई। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। हाल ही में किस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने टिकटॉक के स्थान पर शॉर्ट नाम की वीडियो सेवा को लॉन्च किया है? टिकटॉक, आप लोग वाकिफ होंगे इस नाम से। टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार थे, कुछ भी मतलब कुछ भी। ओके, तो जब से टिकटॉक बैन हुआ है तब से बहुत सारा ऐप्स आ गया है। यदि आपने कोई भी ऐसा ऐप्स डाउनलोड नहीं किया है, फिर भी यदि आप कहीं पर भी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो या कोई ऐप यूज कर रहे हो तो उस पर ऐड में, या कहीं पर भी आप कुछ ब्राउजिंग कर रहे हो तो उस पर ऐड में बहुत सारे ऐप्स की आपको ऐड मिलती होगी। तो उस ऐड के लिए, उस एड्स के चर्चित होकर गूगल देख रहा है कि इसमें बहुत सारा स्कोप है भाई, तो गूगल भी कूद चुका है और इसके स्थान पर शॉर्ट नाम का एक वीडियो ला रहा है, वीडियो ऐप ला रहा है शॉर्ट के नाम से। ठीक है, किसके स्थान पर? टिकटॉक के स्थान पर। और टिकटॉक की बात हुई तो टिकटॉक अभी ओरेकल कंपनी यूएसए में टिकटॉक को खरीदा है, क्योंकि यूएसए बैन कर दिया था, चाइनीज टिंसेंट कंपनी का इसमें साझेदारी था, इसलिए इसको बैन कर दिया था। इतनी बातें हो गई थी। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। आज आयुर्वेद शिखर सम्मेलन से आयुर्वेद से 3 प्रश्न आप लोगों ने ऊपर देखे, इससे मिलाकर कुल 3 प्रश्न थे। बस इससे और ज़्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाएगा, इतना बहुत है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, मतलब जो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था और आप लोगों ने उसे बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब भी दिया था। प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की? योगी जी प्रण ले चुके हैं कि हमें मुगल का हस्ती मिटा देना है, तो उन्होंने मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम करने का घोषणा किया है। इन्होंने बहुत सारे नेम्स को चेंज किए हैं, जैसे जिसमें एक महत्वपूर्ण है कि इलाहाबाद का नेम इन्होंने फिर से वापस प्रयागराज कर दिया है। इतनी बहुत है बातें इस प्रश्न के लिए। अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत ही शानदार उत्तर दिया था, लेकिन आज जिनका नाम आया है वो है सालोनी जी। सालोनी जी, आप उत्तर दिए, बहुत ही बेहतरीन उत्तर दिए हैं, आंसर आप लोगों ने सही दिया।
आपके साथ साथ अन्य लोगों ने उत्तर दिया, लेकिन आज आपका उत्तर लिया गया है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि ऐसा कुछ आए तो आप लोग पूरा उत्तर दें। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की बातें हो गई तो इनके बारे में कुछ बता दें। इससे संबंधित यदि उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी तो उससे क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसके ट्रेंडिंग फैक्ट्स क्या है वो बता दें, तो इससे आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। ओके, तो आप लोग भी उत्तर दीजिए, आप लोगों का भी नाम यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे उस प्रश्न की ओर जिसका जवाब आपको देना है। प्रश्न है, हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, जेम्स रोड्रिगेज, लियोनेल मेसी, लुइस सुआरेज और गैरेथ बेल। प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। एक और प्रश्न मैंने ऊपर पूछा है उसे भी कमेंट दीजिए कि ये जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, ऑर्डिनेंस जो जारी करता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने घर पर रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।